आर्टेमिस हॉस्पिटल ने आज अपने आधुनिक हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट सेंटर का उद्घाटन किया। हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में थोरेसिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट के फाउंडर डायरेक्टर एवं चेयरपर्सन डॉक्टर संदीप अटावर इस सेंटर की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस सेंटर के माध्यम से उत्तर भारत में थोरेसिक ट्रांसप्लांट और मैकेनिकल सपोर्ट की पूरी रेंज उपलब्ध कराई जाएगी। इससे गुरुग्राम और आसपास के लोगों को दक्षिण भारत तक जाए बिना ही हाई क्वालिटी ट्रांसप्लांट केयर मिल पाएगी। इस सेंटर के माध्यम से आर्टेमिस का लक्ष्य हरियाणा, दिल्ली, NCR, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ऐसे मरीजों को जांच से लेकर लॉन्ग टर्म रिकवरी तक के पूरे एडवांस केयर का सिंगल पॉइंट विकल्प देना है, जिन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। आर्टेमिस हॉस्पिटल के चेयरमैन श्री ओंकार एस कंवर ने कहा कि आर्टेमिस ने हमेशा से इस बात में विश्वास किया है कि एडवांस हेल्थ केयर को सभी मरीजों की पहुँच में और सार्थक होना चाहिए। ये थोड़ा गलत है। हम क्या कर रहे हैं कि हम नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हार्ट लंग ट्रांसप्लांट सेंटर बना रहे हैं, ताकि लोगों को, नॉर्थ इंडिया के लोगों को नॉर्थ इंडिया में ही इसकी सुविधा मिले। नॉर्थ इंडिया के डोनेशंस नॉर्थ इंडिया में ही रहे। साउथ में ऑलरेडी डोनेशंस हो रहे हैं, अच्छा हार्ट लंग ट्रांसप्लांट का काम चल रहा है। दिस इज़ टू, ये हमें ट्रांसप्लांट्स के नंबर्स बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम खर्चे पे फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी कर सके। और इनको सुविधा हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह हम देना चाहते हैं मिल के। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास टीम है, हमारे पास प्री एंड पोस्ट ऑप टीम है। तो मिल के काम करेंगे तो जैसे बोलते हैं 1 और 1 11 होता है, तो वो ही इम्पैक्ट हम इन दिस स्पेस ऑफ हार्ट लंग ट्रांसप्लांट लाना चाहते हैं। जो आपकी हम आप लोगों को इनवाइट करेंगे स्मॉलर ग्रुप्स में वो फैसिलिटी देखें। एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, जहां हम आपको जो हमारी टीम दिख रही है ये फुल टाइम रहेंगे, और डॉक्टर अटावर की टीम जैसे जैसे ट्रांसप्लांट्स होंगे आते जाते रहेंगे। ये टीम हमारे इधर काम करते हैं और किम्स हैदराबाद में भी काम कर चुके हैं, तो इनको ये वर्क कल्चर क्या एक्सपेक्टेशन है सब समझ आता है। तो इससे क्या होगा, एक सीमलेस हमारे में कनेक्शन हो जाएगा बिटवीन आर्टेमिस एंड किम्स हैदराबाद। एक प्रैक्टिकल आपने सुना होगा, देखिए नॉवेल्टी तो हर एक चीज़ में होती है। तो नॉवेल्टी में ये है कि लोगों ने अभी रोबोटिकली हार्ट ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट ही किया है, लेकिन ज़रूरी ये चीज़ है जानना कि ये क्या ये यूनिक नॉवेल्टी चीज़ है या ये जनरल पॉपुलेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जवाब मैं तो अभी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली रोबोटिक्स का बड़ा हाथ होगा इस ऑपरेशन को आसान बनाने में, इस ऑपरेशन को रिमोटली पॉसिबल करने में। जैसे कि मान के चलिए, अगर मैं एक रोबोट में बैठा हूँ हैदराबाद में और रेसिपेंट गुड़गांव में है और मैं आ नहीं पाया किसी वजह से, तो टेलीमेट्रिकली मैं ऑपरेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। कुछ हिस्से जो ऑपरेशन के मेरे कॉलीग डॉक्टर बिशुर पे वो एकम्प्लिश कर लेंगे, तो मेरे ना आने की वजह से किसी रेसिपेंट को ऑर्गन ना मिले, ये नहीं होगा। तो ये कॉस्ट कितना होगा? हाँ बता दें उसका। तो ये चीज़ जो है, ये साइंस अभी रोबोटिक्स हमको अलाउ करता है, लेकिन मशीन लर्निंग और AI की जहाँ तक बात करेंगे, डॉक्टर श्वेता हैं, डॉक्टर बिशुरू पे मेरे साथ, वो शायद इस पर ज़्यादा टिप्पणी कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा अंदाज़ा है इसके बारे में। वो लोग अभी ये सब नॉवल चीज़ें सीखते हैं, हम लोग तो पुराने ज़माने के लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है इससे ऑर्गन के सक्सेस की प्रिडिक्टेबली अच्छी हो सकती है। जैसे अभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि एक डोनर और एक रेसिपिएंट के बीच में मैच मिलाना, ये थोड़ा सा मुश्किल है अभी, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं हैं, टेस्ट बहुत लिमिटेड है। लेकिन AI का जब ग्रोथ होगा और AI में जो इन्फॉर्मेशन आएगा, उससे हम मैचिंग बेटर कर सकते हैं, शायद आउटकम्स भी बेहतर होंगे। श्वेता, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट विशुरू? जैसे हमारी जो सांस की बीमारियां हैं, जो पेशेंट एंड स्टेज जो लंग डिजीजेस पहुंच जाती है, उसमें ट्रांसप्लांट एक रे ऑफ होप की तरह है। और जैसे सर ने कहा कि रोबोटिक ब्रोंकोस्कोपीज आ गई हैं, जो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत हेल्प करेंगी, कि हम दूर से ही और बाहर से बैठे बैठे पेशेंट्स को, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है ट्रांसप्लांट के पेशेंट के। एक बार सर्जरी हो गई, उसके बाद पेशेंट को कैसे इन्फेक्शन ना हो, तो उसमें ये चीज़ें हमारी बहुत AI है, ये बहुत काम आएगा, ताकि हम दूर से बिना पेशेंट को टच किए अपने पूरे प्रोसीजर्स कर सके, और इन्फेक्शन कंट्रोल में वो काफ़ी हिस्सा रहेगा उसका। AI ऑर्गन मैचिंग में AI का रोल हो सकता है, एज इन जैसे नॉर्मली हम लोग साइज मैच कराते हैं, यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी का एक इक्वेशन है, उससे मैच कराते हैं।
तो कंकरेंटली आज के डेट में वर्ल्ड में कोई 6 या 7 इक्वेशन है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस, जिसको आप सारे को इंटीग्रेट करके उनका मीडियन निकालोगे तो उससे पीटीएलसी या प्रेडिक्टेड टोटल लंग कैपेसिटी बेहतर हो सकती है। आज से कोई 15 दिन पहले हम लोग रात को 1:30 बजे डिबेट कर रहे थे इस पर। सो आई क्विकली टुक सम टाइम ऑफ फ्रॉम दैट डिबेट, हाफ एन आवर थोड़ा सा प्रोग्राम किया एआई को, एंड एआई केम अप विद अ सोल्यूशन वेयर यू कैन पुट इन नंबर्स, और वो नंबर्स आपको एक आर्टिफिशियली जनरेटेड पीटीएलसी दे सकते हैं विच इज़ मोर एक्यूरेट देन द कन्वेंशनल पीटीएलसी या साइज मैचिंग नंबर दैट वी टेक। तो साइज मैचिंग लंग ट्रांसप्लांट में एआई के द्वारा, या देयर आर अदर टूल्स ऑल्सो की एआई ड्रिवन सिलेक्शन, एआई ड्रिवन वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट ऑफ लंग, एआई ड्रिवन assessment of hearts, AI driven virtual angiographies, these can change। मतलब हार्ट लंग ट्रांसप्लांट में जो चीज़ हम लोग, सर ने कहा कि हम लोग OCS मशीन में डाल के रीएनिमेट करके हार्ट को फिर एंजियोग्राम निकालते हैं, so that can be completely AI driven, that is being done AI driven by certain centers in the West। एक कैम्ब्रिज में सेंटर है, द नफेल्ड स्कूल ऑफ सर्जिकल साइंसेस इन ऑक्सफोर्ड इज कोलैबोरेटिंग विद कैम्ब्रिज टू कम अप with a AI tool that does a virtual angiography, which is CT angiogram. So there are things that AI can do, there are things that we are using AI on a small scale। हम लोग AI से एक virtual डोनर रेसिपिएंट, एक वर्चुअल PRA मैचिंग पैनल बनाने का कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास वो नंबर्स है सर के पास, हमारे पास तो नहीं, सर के पास है। सो वी आर ट्राइंग टू यूज़ द डेटाबेस टू क्रिएट अ वर्चुअल PRA मैचिंग सॉफ्टवेयर, ताकि हर पेशेंट को साइट में पहुंच के डिसीजन ना लेना पड़े कि ऑर्गन एक्सेप्टेबल होएगा नहीं होएगा, हम लोग पहले ही वर्चुअल PRA कर सकें जो वेस्ट में होता है। तो AI इज़ ड्राइविंग अ लॉट ऑफ आवर ट्रांसप्लांट वर्क इनटू अ वेरी कोहेसिव फोर्स। एंड वन थिंग अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज़ दैट आप लोग सब लोग गूगल करते हो, तो वी हैव स्पोकन अबाउट द प्री ऑप, इंटर ऑप, इन द पोस्ट ऑप पार्ट। प्री ऑप पोस्ट ऑप तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी, बट आई कैन एश्योर यू, बिकॉज आई हैव सीन, बारिंग अफ्रीका, आई डो नॉट हैव एनीथिंग अगेंस्ट अफ्रीका, आई हैव काइंड ऑफ सीन द टॉप ट्रांसप्लांट सर्जन्स इन यूरोप, इन नॉर्थ अमेरिका, इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेविड मैकगिफिन, मार्सेलो साइपेल, वॉल्टर क्लेपेटको, कॉनराड होज्जेनेकर and Sandeep Patawar। So intra-op is world class, intra-op is second to nobody। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। नॉर्थ इंडिया में अगर हमने ऐसी एक फैसिलिटी बनाई तो नॉर्थ इंडिया के लोग जो कि कंटिन्यूअसली बहुत सारे हमारे यहाँ पर रिसिपिएंट्स हैं, मतलब जिनको ऑर्गन चाहिए, वो लोग कंटिन्यूअसली साउथ ऑफ इंडिया में जाते हैं अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए। आज के दिन इतना एडवांस सुविधा नॉर्थ इंडिया में है नहीं। अगर ये हमने यहाँ, जैसे आज से हमारा ये लॉन्च शुरू हो गया है, तो नॉर्थ इंडिया के पेशेंट अब नॉर्थ इंडिया में ही रुक जाएंगे, क्योंकि एक हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद नॉट ओनली द पेशेंट, उनके रिश्तेदारों को भी उनके साथ रहना पड़ता था साउथ इंडिया में, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी 9 महीने तक। तो अभी क्या होगा कि पेशेंट यहाँ ही रुकेगा, घर के पास, रिश्तेदारों के पास। ऑर्गन जहाँ पर डोनेशन ज़्यादा होता है, जो साउथ इंडिया में है, ऑर्गन ट्रैवल करके आएगा हमारे सेंटर पे और ट्रांसप्लांटेशन उनके घर के पास होगा। सो एक तो इमोशनली उनके लिए बहुत बढ़िया है कि घर के पास हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा, उससे कॉस्ट कम होगा, क्योंकि रिश्तेदारों का किसी होटल में या किसी और जगह रहने का एक और प्रॉब्लम है। फिर लोकल खाना पीना ये सब भी नॉर्थ इंडियन लोगों को साउथ इंडिया में जाके रहने का मुश्किल होगा। हम उनको एक ऑप्शन दे रहे हैं, हम इनको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे रहे हैं, जहां जो काम जिसके लिए आज वो नॉर्थ से साउथ जाते थे, अब आपके घर के पास वही काम हो सकता है। तो मैम साउथ में भी जो ऑर्गन्स अवेलेबल हैं अभी के तौर पे, आप सोचिए जब रेसिपिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो जो लोग इस वेट लिस्ट पे वेट करते हैं उनको ऑर्गन के अभाव के कारण उनकी मौत होती है, वेट लिस्ट पे ही गुजर जाते हैं। तो आमतौर पे 30 से 35% जो लोग हैं जो ट्रांसप्लांट के वेट लिस्ट में होते हैं उन्हें ऑर्गन मिलता ही नहीं है, क्योंकि डोनेशन इतने कम हैं। अब हार्ट और लंग की एक खासियत है कि ये दोनों अंग जो है शरीर के बाहर बिना सर्कुलेशन के 4 से 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे तक ही वायबल रहते हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्गन को कैसे प्रिजर्व करते हैं, आइस के बॉक्स में रखते हैं। आज के दौर में अगर दुनिया भर में देखा जाए यही तरीका है, लेकिन पिछले 10 सालों में काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। अभी हम लोग ऑर्गन्स को 10 डिग्री में प्रिजर्व करते हैं, तो पहले निकालने के बाद 4 डिग्री आइस में रहते हैं, उसके 2 या 3 घंटे के बाद उनको 10 डिग्री के बॉक्स में डालते हैं, जो स्पेशलाइज्ड बॉक्स रहता है। उसमें ऑर्गन की क्वालिटी बरकरार रहती है,
डैमेज नहीं होती और उसको हम लोग 6 से 8 घंटे इवन 12 घंटे तक हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम पहलू है इस फील्ड में। इसकी वजह से हम लोग और भी ज़्यादा ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। पहले के बाद में अगर मान के चलिए चंडीगढ़ में अगर कोई डोनेशन हो रहा है, आमतौर पे फैमिली की इंडिया में तो ये खासियत है कि हम बोलेंगे एक ऑस्पिशियस टाइम है, हमारा समय ये इस टाइम में क्रियाक्रम होना ज़रूरी है। अगर डोनेशन रात को हो रहा है तो आप सोचिए कि फ़्लाइट्स भी अवेलेबल नहीं है, तो कई सारे अंग जो नॉर्थ में डोनेट होते हैं वो कहीं इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे करने वाले तो कोई सेंटर नहीं है। वो ऑर्गन के लिवर और किडनीज वहीं पे इस्तेमाल हो जाते हैं, उसी अस्पताल में ट्रांसप्लांट हो जाता है किसी रेसिपिएंट का, लेकिन हार्ट्स और लंग्स वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अंग न चेन्नई जा सकते हैं, ना हैदराबाद जा सकते हैं, ना बम्बई जा सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप ये समझिए कि नॉर्थ में भी डोनेशंस काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन वो उनके इस्तेमाल नहीं किए जाने की वजह से ये ऑर्गन्स तो सारा वेस्ट ही चला जाता है। ये सारे पेशेंट जैसे मैडम बता रही थी वो साउथ में जाके रुकते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें कभी ऑर्गन मिलेगा, और वो नहीं होता, क्योंकि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन भी तो है। अब जैसे किडनीज़ में आप देख रहे हैं, अभी तो एक डोमिसाइल वाला मसला भी आ गया है। अब गुजरात में बोलते हैं कि भाई जो गुजराती है उन्हीं को ऑर्गन मिलेगा, जो कर्नाटक में बोलते हैं भाई कर्नाटक के होंगे उन्हीं को ऑर्गन मिलेगा। अगर सब लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया तो फिर बाकी उन स्टेट्स में जहाँ पे डोनेशंस नहीं होते उनके रेसिपिएंट्स को कहाँ से ऑर्गन मिलेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इसको अगर बढ़ावा दें तो हम अपने लोकल एरियाज़ में, हमारे स्टेट्स में अगर इसको हम लोग और ज़्यादा गति दें या हम इसको और ज़्यादा इसको फोकस करें मीडिया के तौर पे, तो फिर ऑर्गन डोनेशन में बढ़ावा होगा। अभी तो ये प्रॉब्लम है कि इवन समाज में जो अलग अलग विभिन्न प्रांत के लोग हैं, अलग अलग रिलीजियस फेथ्स के लोग हैं, कुछ उनके तरफ से भी रेजिस्टेंस है। इंटरनेट के ज़माने में तो कोई भी स्पिरिचुअल गुरु हो जाता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो लोग या तो फॉर होते हैं या अगेंस्ट होते हैं। तो हम लोग वी आर लिविंग इन ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। यहाँ पे जब तक परिवार में किसी को ऑर्गन फेलियर नहीं होता तब तक हमें इसके इम्पैक्ट का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन कुछ हमारे लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनको ये फील होता होगा कि मेरी मदर को जब किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी तो मेरे को ऑर्गन नहीं मिल पाया, शी पास्ड अवे, वेरी मिजरेबल डे। सो व्हेन यू थिंक ऑफ दोज थिंग्स, अनफॉर्चुनेटली यू आर प्रोपेल्ड और यू आर मोटिवेटेड टू बी एबल टू मेक अ चेंज इन सोसाइटी। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि जो भी जिसका ट्रांसप्लांट होता है तो उस रेसिपिएंट की आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन उसकी लाइफ कैसी रहती है? क्या वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है या फिर कोई स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है? बिल्कुल आपने सही फरमाया। हर एक पेशेंट जिसका ट्रांसप्लांट होता है उसमें दो जीव है, एक डोनर का जीव भी है और एक उसका खुद का भी है। तो इस बलिदान का उसने रिस्पेक्ट करना है। एक डोनर ऑर्गन को रिस्पेक्ट हम तब दे सकते हैं जब हम अपने आप को सुधारें। जिन वजहों से हमको लंग की डिजीज़ हुई है, काफ़ी सारे लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, हार्ट और लंग इसीलिए डैमेज होते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके हार्ट्स और लंग्स उनके इम्प्रॉपर हैबिट्स या इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से भी होते हैं। तो अगर हमने वही लाइफस्टाइल को कंटिन्यू किया तो फिर ऑब्वियसली उस नए ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का भी यही हासिल होना है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डाइट का ख्याल रखना ज़रूरी है और समय समय पे मेडिकेशंस लेना अनिवार्य है। फैमिली को भी अंदाज़ा ये रहना चाहिए कि हम उसके साथ रह रहे हैं। जैसे एक बच्चे का विकास होता है, जैसे माँ बाप बच्चे का ख्याल रखते हैं, तो पहले कुछ महीने और कुछ सालों तक इस रेसिपिएंट का ख्याल रखना फैमिली की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, ये नहीं है कि ये रेसिपिएंट बिल्कुल 100% निर्भर है अपने सराउंडिंग्स पे। रेसिपिएंट को जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला अपनी बीमारी से और एक नॉर्मल लाइफ जीने का अगर उसको मौका नहीं मिला तो तब तक तो वो काइंड ऑफ डिप्रेस्ड रहेगा। रिहेबिलिटेशन अगर उसका नहीं हुआ समय पे तो उसको यही लगेगा कि मैं अभी भी बीमार हूँ। तो ये कोशिश नहीं है ट्रांसप्लांट की, ये कोशिश है कि लंग ट्रांसप्लांट के बाद इंसान घूमने फिरने लग जाए, आमतौर पे अपने एनवायरनमेंट से मिल सके, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस रखें। जैसे खास करके कोविड के मौसम में या जब वायरल डिजीज़ रेस्पिरेटरी बीमारियां घूम रही है एनवायरनमेंट में, अपने आप को बैरियर थोड़ा सा कंट्रोल करें, मास्क पहने, हैंड हाइजीन रखें, ठेले से खाना नहीं खाएं, कम से कम घर में पका हुआ खाना खाएं। क्योंकि आप समझिए जो इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयाँ हैं उनकी अगर मात्रा शरीर में कम हुई तो रिजेक्शन हो जाएगा और ऑर्गन ख़राब होगा। तो अगर हमने बाहर कुछ खाना खा लिया, ठेले पे दस्त हो गया, दवाई निकल गई मोशन में, इम्यूनिटी का ऐसा हाल है कि इम्यूनिटी ने डिटेक्ट कर लिया ऑर्गन को, नुकसान पहुंचाया, डेथ हो गई। इतना सब मेहनत किया, यहाँ से हैदराबाद चले गए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके वापस दिल्ली आ गए और ठेले में पानी पूरी खा के मौत हो गई। तो ये चीज़ें जो है
ये डिसिप्लिन टीम सिखाती है, और जो लोग इस डिसिप्लिन को रख पाते हैं उनको सालों साल अच्छी ज़िंदगी बसर करने का मौका मिलता है। तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है ट्रांसप्लांट के बाद। एक डोनर कितने लाइफ को सेव कर सकता है? अभी मेरे अंदाजे से 8 मैंने सुना है। अब ये कहते हैं कि जो टिश्यूज़ हैं जैसे बोन ग्राफ्ट्स है, स्किन है, ये सारी चीज़ों से बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जैसे बर्न्स के पेशेंट, उनको स्किन ग्राफ्ट इतने आसानी से नहीं मिलते, तो अगर डिसीज्ड ऑर्गन डोनर से स्किन ग्राफ्ट लिए जाते हैं तो कितने बर्न्स पेशेंट को हेल्प हो सकती है। अगर किसी को ऐसा कोई इन्फेक्शन है फीमर में, उस फीमर को अगर हमने किसी डोनर से फीमर ले लिया और वो फीमर का इस्तेमाल किया, जिसको हम बोन ग्राफ्ट बोलते हैं, उससे किसी को लिम्ब की डिफॉर्मिटी उसकी ठीक हो गई। बहुत ज़रूरी तो इंडिया में आप ये समझिए मशीन टूल रिलेटेड इंजरीज बहुत हाई है। आपको विश्वास नहीं होगा जब मैं कह रहा हूँ इंडिया इज़ द लीडर इन हैंड ट्रांसप्लांट इन द वर्ल्ड। आप सोचिए जो लोग ये ऑर्गन डोनेशन करते हैं, कई लोग लिम्ब डोनेट भी करने को राज़ी होते हैं। आप देखिए शरीर में जब हम लोग इंसिजन डाल के किडनी, लिवर, हार्ट वगैरह लेते हैं, तभी ये एक्सटीरियरली दिखता नहीं है, क्योंकि इंसिजन होता है वो तो कवर्ड रहता है, आप उसको ढांक लेते हैं तो समझ में नहीं आता है। एक ऑर्गन डोनर ऐसा ही लगता है जैसे एक नॉर्मल जो गुजर गया किसी एक्सीडेंट से, वैसे ही दिखता है। लेकिन जब आपने किसी का लिम्ब ले लिया तो एक डिसफिगरमेंट हो जाता है। तो फैमिली के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए आमतौर पे लिम्ब डोनेशन बहुत रेयर है। लेकिन आप उन लोगों को देखेंगे जिनको डबल हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं, आर्म ट्रांसप्लांट, अभी तो शोल्डर ट्रांसप्लांट तक होने लगे हैं। तो ऐसे लोगों को जब एक फंक्शनैलिटी दोबारा मिल जाती है, वो दोबारा अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में जा सकते हैं। क्रशर की जो इंजरी होते हैं, फार्म्स में होते हैं, उससे लोगों के हाथ चले जाते हैं। उनको जब ट्रांसप्लांट मिलता है, आप सोचिए उनकी क्या लाइफ होती है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज़ अ रिमार्क, इट्स अ गिफ्ट। हम लोग इस फील्ड में काम करते हैं तो हमको इसका अंदाज़ा होता है, लेकिन जब हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं, छोटा इम्पैक्ट है हम लोगों का, लेकिन जब इसका इम्पैक्ट देखते हैं तो ये हमको और प्रोत्साहित करता है कि हम इस मैसेज को और स्प्रेड करें और लोगों को इस काम में हम लोग इनिशिएट करें, उनको एनकरेज करें, ताकि दे कैन गो ऑन एंड कंटिन्यू टू डू